हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 17 जून से लेके 23 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? देखो दोस्तों, ऐसा है, स्थिति हमारी बहुत ही खराब है। टोटल 180 कंट्रीज में हम 176 पायदान पे हैं, जो कि बहुत ही बेकार नंबर है। कारण क्या है बेकार नंबर होने का? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें फॉरेस्ट को छोड़ के बाकी में हमारी स्थिति बहुत बेकार है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग 178th स्थान पे हैं, एयर क्वालिटी में 177th, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 133rd, हेवी मेटल्स में 147। यही कारण है जो हमारा रैंक 176 आया है। ठीक है। और पहला रैंक किसको आया था? इस्टोनिया का आया है। क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन भी उसने बड़े अच्छे से काम करा है। स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए इसने बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं। What is the maximum fine specified under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024 for service providers involved in एग्जाम irregularities? देखो दोस्तों, ऐसा है, जब ये एक्ट पावर में आया तो अच्छा खासा न्यूज़ बना, क्योंकि अभी देश जो है इन्हीं सब चीज़ों से जूझ रहा है। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ठीक है, या फिर एग्जाम में और अन्य इरेगुलरिटीज होती हैं, वो सारी चीज़ें हो, है ना। तो फिर ये पूछा जा रहा है, जो ये नया कानून आया है पावर में, उसमें सर्विस प्रोवाइडर के लिए सबसे ज़्यादा फाइन क्या है? तो दोस्तों, ये है अप टू 1 करोड़ तक का फाइन लगना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, ऐसा है, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है 5 फरवरी को लोकसभा में। 6 फरवरी को ये लोकसभा से पास भी हो जाता है। फिर ये राज्यसभा में 9 फरवरी को पहुंचता है और वहीं पे पास भी हो जाता है। फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए ये पहुंचता है और ये 12 फरवरी को इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल जाता है, यानी कि राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन ये एक्ट तब तक फोर्स में नहीं आया था जब तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो फिर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया, जो 21 जून को नोटिफिकेशन जारी करके बताया, तो ये अब से पावर में आ चुका है। अब ये कौन कौन से एग्जाम को कवर करता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, फिर मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के, वो, उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर कोई भी और अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अनफेयर मीन्स को बड़े ही अच्छे से और ब्रॉडली डिफाइन किया गया है, जिसमें OMR टेम्परिंग हो गया, ठीक है, और अलग से अगर आप कंप्यूटर को टेम्पर करते हैं, सीटिंग मैनिपुलेशन हो गया, ये सारी जो है, यहाँ तक कि थ्रेटनिंग को भी दिखाया गया है। जो अगर आप एग्जाम ऑफिशियल्स को थ्रेटन करते हो तो वो भी अनफेयर मीन्स में काउंट होता है। दोस्तों, पनिशमेंट की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, जो ऑल ऑफेंसेस जो है यहाँ पे वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मेजर यहाँ पे लिया गया है। इंडिविजुअल्स के फाइन की बात करें तो फाइन तो अप टू 10 लाख रुपीज है, और सजा की बात करें तो 3.5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो अप टू 1 करोड़ आपको फाइन है, और 4 ईयर बैन लगाया जा सकता है किसी भी पब्लिक एग्जाम को कंडक्ट करने से। और फिर ये भी है, रिकवरी का भी प्रावधान है, जो आपको एग्जाम कॉस्ट जितना हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट इसमें रिकवरी का भी प्रावधान दिया गया हुआ है। और सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। ये नहीं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर जो एग्जाम का सेंटर है, सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। उसमें सभी स्टेक होल्डर आते हैं जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। फिर अगर कोई आदमी फाइन नहीं पे कर रहा है तो फिर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से एडिशनल इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। और ये जो लॉ है ये रेट्रोएक्टिवली लागू नहीं होगा, यानी कि यूजीसी नेट का जो पर्चा लीक हुआ था जिसके कारण एग्जाम कैंसिल हुआ था, इस पे ये लागू नहीं होगा। पहली बार ऐसा एग्जाम कोई कैंसिल हुआ है। वन इज द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड? मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, वो मनाया जाता है 17 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपको 5 जून को मनाया जाता है, और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट्स को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? तो यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। Which organization entered its name into the Limca Book of Records for hosting the most people at the public service event? किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा समारोह में सबसे अधिक लोगों की मेजबानी के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये
इंडियन रेलवेज ने कराया है। हुआ क्या था, जो इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिक सर्विस इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। किस चीज़ के लिए? तो रेलवे के पुलों के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था, और इसी कारण से इनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया, क्योंकि इसमें जो लोग आपको दिख रहे हैं वो 40,19,516 पीपल अक्रॉस 2140 वेन्यूज में ये लोग आते हैं। What is the name of India's first ever multinational air exercise scheduled for अगस्त 2024? अगस्त 2024 के लिए निर्धारित भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है तरंग शक्ति। ठीक है। अब ऐसा है, जो आप ये समझो, जिसमें टोटल 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्वाड मेंबर्स हैं। क्वाड मेंबर्स कौन कौन हुए? एक तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इसके अलावा फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है। ठीक है, ये सब फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट लेके आगे खड़े रहेंगे, है ना। और ये जो तरंग शक्ति है, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द इंडियन रेलवेज कंडक्टेड ए ट्रायल रन ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्च रेलवे ब्रिज ओवर विच रिवर? भारतीय रेलवे ने किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन किया? दोस्तों ये चेनाब पे किया है इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये वाला पुल है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, और इन्होंने सक्सेसफुल ट्रायल रन किया है इलेक्ट्रिक इंजन का। कहाँ से कहाँ तक? तो संगलडन से लेके रियसी तक। ठीक है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टील आर्च रेल ब्रिज है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चेनाब जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो आप समझो, चेनाब है, झेलम है ना। सबसे पहले झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। इस तरीके से याद करा है। आर से रावी, बी से ब्यास, और लास्ट में है सतलज। Which three countries topped the list in the UN's annual Sustainable Development Report? संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से तीन देश सूची में सबसे ऊपर हैं? तो दोस्तों सबसे ऊपर हैं आपको फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है। और ये है किस चीज के लिए? तो वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए। तो बेसिकली ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए, है ना। Where in Bihar is the new campus for Nalanda University located, which was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? दोस्तों ये है आपको राजगीर में। ठीक है। अब ये समझो, जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, ये 5th सेंचुरी में ही गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा ये फाउंड किया गया था, मतलब अस्तित्व में लाया गया था। ठीक है, लेकिन बख्तियार खिलजी जो हैं वो 12th सेंचुरी में इनका आक्रमण होता है, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। ठीक है, वहाँ पे मंक्स को भी मारा था, और वहाँ की जो फेमस लाइब्रेरी है उसको जला दिया था। ठीक है। अब इसको फिर से रिवैम्प किया गया 2007 में, इसके लिए एफर्ट नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है। और अभी जो नया कैंपस बना है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आए, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल जो यूनिवर्सिटी है वो नालंदा यूनिवर्सिटी ही है। ठीक है। What is India's rank on the Global Energy Transition Index according to the World Economic Forum 2024 रिपोर्ट? विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? दोस्तों यहाँ पे जो हमारी रैंक है वो है 63। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। इसका मुख्यालय जो है वो आपको जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, और ये कोई यूएन की एजेंसी नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग 63rd स्थान पे है। ठीक है। Where in Switzerland did the Swiss Peace Summit for Peace in Ukraine take place? यूक्रेन में शांति के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है ब्रोजन स्टॉक में। ठीक है। अब ऐसा है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इंडिया के अलावा टोटल 100 कंट्रीज भी इसमें देखने को मिले थे। वो चाहते थे जो यूक्रेन में पीस आए।
अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ज्वाइंट कम्युनिक ऑन पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच टू कंट्रीज। दोस्तों ज्वाइंट कम्युनिक ऑन अ पीस फ्रेमवर्क आपको रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में लाया गया था। और ये जो कम्युनिक है उसमें भारत ने फाइनल डॉक्यूमेंट से अपने आप को डिसोसिएट करके देखा था। उसका कहना था जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल प्रपोजल्स होना चाहिए, मतलब रशिया को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और यूक्रेन को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। हम ऐसा नहीं है जो सभी लोग मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इस तरीके का विचार है जो रशिया भी कदम बढ़ाए और यूक्रेन भी कदम बढ़ाए, ठीक है। तो और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अभी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की है। तो कहने का मतलब हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Where did the Bonn Climate Conference 2024 take place? बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ है आपको जर्मनी में। और किस लिए हुआ है? तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको COP29 समिट जो कि बाकू अजरबैजान में नवंबर में होने वाला है, उसी के लिए पहले से हुआ। ये इसको प्रिकर्सर आप मान लो, ठीक है। Which company recently surpassed Microsoft to become the world most valuable company? हाल ही में किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? दोस्तों ये बनी है एनवीडिया। और एआई जो अभी बूस्ट हो रहा है ना, इसके पीछे ये बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एआई में लगता है जीपीयू, और जीपीयू बनाने में सबसे नंबर वन है एनवीडिया। और जैसे ही एआई बूस्ट हुआ तो जीपीयू भी बूस्ट हुआ और ये एनवीडिया बन गई नंबर वन वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए। एनवीडिया 1993 में फाउंड किया गया था, प्रेसिडेंट थे जेनसन हुआंग, अभी भी हैं जेनसन हुआंग, सीईओ हैं वो, ठीक है। व्हाट मेथड विल एनएचएआई यूज टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवेज? राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ हरित आवरण बढ़ाने के लिए एनएचएआई किस विधि का उपयोग करेगा? दोस्तों प्लांटेशन, रोड के किनारे प्लांटेशन जो होता है ना, उसके लिए एक मेथडोलॉजी है जो कितनी दूरी पे प्लांटेशन किया जाए ताकि ग्रीन कवर हमारा बढ़ सके, इसको कहते हैं मियावाकी प्लांटेशन। ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड अंडर व्हिच इनिशिएटिव? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस पहल के तहत शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो दोस्तों ऐसा है, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें अचीव करना है 2030 तक, इसके लिए हम लोग लेके आए आयुष्मान भारत मिशन, है ना। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या है ना, जो लोगों को हमें डिजिटल आईडी देना है ताकि हम लोग का एक तरीके का रिकॉर्ड तैयार हो, जो भी है, मतलब जन्म से लेके बीमारी जितनी हुई है ये सारी चीज़ जो है ना, वो उसमें जाएंगी। फिर हमें कवर्स मिलेंगे, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म्स, सिटीजन्स के जितने भी, उन लोगों को आपको आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। ताकि एक तरीके से होलिस्टिक अप्रोच रखा जाए हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके लिए बजटरी एलोकेशन 1600 करोड़ किया गया है टोटल 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। Recently, which country became the first Southeast Asian country to recognize same-sex marriage? हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? दोस्तों ये बन गया आपका थाईलैंड। अब ये जो सवाल आएगा, जो सेम सेक्स मैरिज में पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जो मान्यता दे रहा है, तो वो है आपको नीदरलैंड, ठीक है। और अभी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात होगी तो पहला आ रहा है यहाँ पे थाईलैंड, ठीक है। Which state union territory recently organized the Hemis Festival 2024? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको हेमिस फेस्टिवल से सवाल आ जाएंगे, हेमिस नेशनल पार्क पे सवाल आ जाएंगे। लद्दाख इज द राइट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों ऐसा है, जो पद्म संभव वहाँ के जो उनके जो गुरु हुआ करते हैं, बुद्धिस्ट गुरु, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हेमिस फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है इन टिबेटन बुद्धिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। Who broke the Chris Gale's record for the fastest T20 century? सबसे तेज T20 शतक का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्तों ये तोड़ा है साहिल चौहान ने। कहाँ से खेलते हैं? इंडिया से नहीं दोस्तों, ये इंडिया से नहीं खेलते हैं, ये एस्टोनिया से खेलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। और इन्होंने मात्र 27 बॉल्स में सेंचुरी जड़ दी है। क्रिस गेल ने 30 बॉल्स में जड़ी थी, और इससे पहले एक व्यक्ति जो थे उन्होंने 33 बॉल्स में जड़ी थी, जिनका नाम है लॉफ्टी ईटन, जैन निकोल लॉफ्टी ईटन, जो कि नामीबिया के थे, ठीक है। Which three countries topped the list of nuclear weapons spending in 2023? 2023 में परमाणु हथियारों की खर्च की सूची में कौन सा देश, तीन देश सबसे ऊपर है? तो दोस्तों इंडिया नहीं है, ये इसको दिमाग में रखना है आपको।
ये है आपको यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन। देखो देखो, ऐसा है, जो सबसे दूरी वाला जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसके देखो कितना गैप है, उसके बाद चाइना है, और उसके बाद रशिया है। इंडिया जो है आपका यहाँ है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम फ्रांस के बाद इंडिया आता है। एक दो तीन चार पाँच, छठे स्थान पे है ना। तो अगर आप अमाउंट में गैप देखोगे तो कहाँ 51.5 बिलियन, कहाँ आपको 11.8 बिलियन जो कि सेकंड स्थान पे है, और फिर रशिया जो है वो थर्ड स्थान पे है, 8.3 बिलियन। गैप देख रहे हो कितना ज्यादा है। द इंटरनेशनल ओलंपिक डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 1948 में मनाया गया। इसको आपको समझना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस बार ओलंपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक इवेंट हो रहा है ना पेरिस में। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो आपको जून 23 को मनाया जाता है। इसलिए तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में हुई थी, जून 23 को, और ये हम लोगों ने 1948 से मनाना शुरू किया इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है। अब आप गैप देखो कितना ज़्यादा है, पॉइंट नंबर वन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा चीज़, आपको एसएससी सीपीओ में इस बार पूछा गया था जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1894 पूछा गया था। ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको ये भी पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग कब से मनाते हैं, तो 23 जून 1948 को ये मनाते हैं। अब फर्स्ट ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। 1896 में हुआ था, एथेंस वेन्यू था इसका। ठीक है। और ओलंपिक का मोटो क्या था? सीटीएस, एल्चियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हु इज सेट टू बिकम नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल? नाटो का अगला महासचिव कौन बनने को तैयार है? दोस्तों अगला जो महासचिव होगा वो होंगे मार्क रूटे। ये आपको डच प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 14 साल तक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाटो क्या है? तो नाटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं। 30 इसमें यूरोपियन कंट्रीज हो गए और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो गए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स, ब्रसेल्स बेल्जियम में। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है तो ये समझो, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था ना, तो वर्ल्ड में टेंशन थी, क्योंकि दो मेन पावर्स बन के उभरे थे। एक था यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा था सोवियत यूनियन, है ना। अब जो बाकी के जो कंट्रीज थे वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल जा रहे थे, या फिर सोवियत यूनियन अलाइनमेंट जो था वो इनके प्रति था। ठीक है, तो फिर इस टेंशन में नाटो का निर्माण हुआ, जिसमें टोटल 32 मेंबर स्टेट्स हैं, और सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट साइन किया था। ठीक है, अपने सिक्योरिटी अलायंस को बनाने के लिए। हालांकि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ था 90s में, तो इसके साथ ही वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया था, और नाटो अभी तक टिका हुआ है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई फ्लो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड मॉनिटरिंग सिस्टम? जल शक्ति मंत्रालय की हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में ई फ्लो का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये है इन्वायरमेंटल फ्लो। ना ही इकोलॉजिकल फ्लो, ना ही इको टाउन फ्लो, ना ही इको साउंडिंग फ्लो। ठीक है, ये है इन्वायरमेंटल फ्लो। इसको समझते हैं। ऐसा है, जो रिवर से जो पानी जाता है समंदर में, उसके क्वांटिटी, टाइमिंग और क्वालिटी को मेजर करने के लिए ये ई फ्लो लाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है एज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि रियल टाइम रिवर क्वालिटी को बताएगा। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? और ये है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप जान लो, क्योंकि सवालों में देखने को मिलते हैं। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार का थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली 2014 में इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, जो आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा लेके आओ। और ये 21 जून सिंस 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। What was the reservation percentage provided by the Bihar government that was cancelled by the Patna High Court? बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया आरक्षण प्रतिशत क्या था जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो बिहार में चल रही थी जातीय जनगणना, एक तो उस पर विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद जाति जनगणना के हिसाब से इन्होंने 65% रिजर्वेशन लाया, जो कि पटना हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब वहाँ की सरकार कह रही है कि इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और विपक्ष भी इसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब ऐसा है, कभी आपके मन में ये सवाल उठता है जो क्या कारण है जो
अगर कोई सरकार कानून बनाती है रिजर्वेशन के लिए, है ना, तो उसको खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि इस ये कहते हुए जो 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन ला ही नहीं सकते, क्या कारण है। और फिर बाकी के क्या स्टेट्स हैं जो ले आते हैं, जैसे आपको तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। तो दोस्तों हमारे संविधान में एक शेड्यूल है जिसका नाम है नाइन्थ शेड्यूल। ये बेसिकली एक बक्सा है, ठीक है, मतलब इट्स अ बॉक्स जिसपे एक ताला लगा हुआ है, और ताला का नाम है 31B। अब क्या है ना जी, इस नाइन्थ शेड्यूल में अगर कोई कानून डाल दिया जाए तो उस पे आप समझो ये एक तरीके का ब्लैक बॉक्स है। इस पे जुडिशरी के द्वारा खारिज नहीं किया जाएगा, बशर्ते ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचाए तब तक। और तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन है वो इस ब्लैक बॉक्स में डाल दिया गया है, ठीक है, इसी कारण से वो अभी तक टिका हुआ है। और यही कारण है जो बिहार गवर्नमेंट चाह रही है, मोदी गवर्नमेंट को कह रही है, जो आप जो 65% वाला जो प्रोविजन है उसको डालो ब्लैक बॉक्स में, ठीक है। अब सरकार इसलिए नहीं डाल रही है, जो अगर हमने बिहार गवर्नमेंट के आरक्षण वाले कानून को डाल दिया है तो फिर बाकी के स्टेट्स कहाँ जाएंगे। तो फिर बहुत कुछ बढ़ जाएगा ना, बात आगे बढ़ जाएगी, बाकी के स्टेट्स भी डिमांड करने लग जाएगी। Which Indian port ranked highest in the Container Port Performance Index? Container Port Performance Index CPPI 2023 में कौन सा भारतीय बंदरगाह सर्वोच्च स्थान पर है? तो दोस्तों ये है विशाखापत्तनम पोर्ट। अभी आपको सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था जो टोटल कितने मेजर पोर्ट्स फंक्शनिंग है, तो टोटल मेजर पोर्ट्स आपके 13 हैं भारत में जो कि फंक्शनिंग है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ आपको जून वीक थर्ड का करंट अफेयर्स होता है समाप्त। अब हम लोग जून वीक फोर्थ का देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक का भी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं।